वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्लास नंबर 18 आज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों, बैच नंबर 2.0 कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए क्लास हेल्पफुल रहेगी। साथ के साथ कोई और ऐसा एग्जामिनेशन जहां पर सीसीएस रूल्स, आपके जीएफआर, आपके फंडामेंटल रूल, सप्लीमेंट्री रूल पूछे जाते हैं, क्लासेज आपके लिए हेल्पफुल रहती है। तो लास्ट हमने बेसिक आपको डेफिनेशंस के बारे में बताया, जीएफआर के बारे में। तो सबसे पहले जो बच्चे नए हैं, वैसे तो आपको क्लास देखना जरूरी है, फिर भी जीएफआर होता क्या है यहीं पे आपको बता देते हैं। इसको बोलते हैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स। 2017 में आए थे, इसलिए जनरल फाइनेंस रूल 2017 इनको बोला जाता है। ठीक है। और एग्जैक्टली पिछले वाली जो क्लास है उसमें भी हमने आपको नहीं बताया, बट एक क्वेश्चन भी है, हम आपको यहीं पे क्लियर कर देते हैं कि आपके जीएफआर 2017 जो है ये कब से इफेक्टिव है। इफेक्टिव फ्रॉम, ये देख लेना आप, ये एफ है, ठीक है, जीएफआर। तो आंसर क्या होगा इसका, कब से इफेक्टिव है, ये है आपके 8 मार्च से। 8 मार्च 2017। याद कैसे रखोगे, 8 मार्च को ही होता है आपका इंटरनेशनल विमेंस डे। ठीक है, कौन सा होता है, इंटरनेशनल विमेंस डे। तो आपको इस तरह से ये याद रहेगा कि आपका 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल विमेंस डे, इसीलिए 8 मार्च 2017 आपके जीएफआर इफेक्टिव हुई। क्लास स्टार्ट करते हैं। एमसीआरई के साथ साथ नेटा चंडीगढ़, आईआईटी, एनआईटी, एसजीपीजीआई, पीजीआई चंडीगढ़ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए ये हेल्पफुल रहती है। अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए, जो नोट्स नहीं सॉरी पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, तो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होती है हमारे प्लस मेंबर्स के लिए जिन्होंने कोर्स 2.0 को ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, या आप हमसे ईमेल के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि आप कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जीएफआर 2017 क्लास स्टार्ट करने से पहले बेसिकली कल हमने जो क्लास की है वो आपके लिए जरूरी है। बेसिक पॉइंट्स हैं, सारी की सारी डेफिनेशंस हैं जो इसके अंदर आपके काम आती हैं, इसलिए उनको पढ़ना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, चलो अब जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपको समझा देते हैं। देखो वैसे तो जीएफआर के अंदर बहुत सारे रूल हैं, लेकिन सारे के सारे रूल पढ़ना आपके लिए भी मुश्किल रहेगा और आप पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहली बात, जब इसकी स्टार्टिंग करते हैं, वैसे हम आपको बता चुके हैं लेकिन अगेन दोबारा आपको बता देते हैं, फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आपका, फाइनेंशियल ईयर होता है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 जो लास्ट होता है आपका मार्च, उस साल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कैसा लिखा आएगा, अगर क्वेश्चन लिखा आएगा, ये 1 अप्रैल ऑफ ईच ईयर, इस तरह से लिखा होगा, और 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। कौन सा फॉलोइंग ईयर, जिस ईयर को आप फॉलो कर रहे हो, इससे पुराना नहीं। अगर 2025 की बात करो तो ऐसा नहीं होगा 2024 का, 25 का मतलब 25 का ही 1 अप्रैल, और उसके बाद 26 का जो आपका 31 मार्च, वो होगा फाइनेंशियल ईयर। तो करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है ये तो आपको पता ही होगा, बट लिख देते हैं फिर भी। करंट जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 2025-26। तो 25-26 कैसे है कि ये शुरू होगा आपका 1 अप्रैल, होगा क्या, हो चुका है 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा, खत्म कब होगा, खत्म होगा 31 मार्च 2026 को। ठीक है, तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर के बारे में आपको बता दिया। अब फाइनेंशियल ईयर समझाया क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो फाइनेंशियल रूल्स के लिए जरूरी होता है बजट। ठीक है, क्या होता है, बजट होता है। और बजट का जो प्रोविजन है आपको पता है, बजट किस में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, संसद में बजट प्रस्तुत होता है। एक ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है। एक किस आर्टिकल के तहत ये होता है, तो आर्टिकल है वो है 112 ऑफ 1 एग्जैक्टली अगर बात करें तो। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट की बात करें तो 112,
वैसे आर्टिकल 112 में बजट के बारे में जिक्र है, हम यहाँ पे लिख देते हैं आर्टिकल 112 ऑफ भारतीय संविधान। ठीक है, थोड़ी हिंदी लिख देते हैं, भारतीय संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 112 के अंदर बजट का जिक्र है, और आर्टिकल 112 के 1 में आपका आता है कि किस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो बोथ द हाउसेज हैं, उनके सामने इसको लेआउट किया जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ये एक्चुअल में, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बजट। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। रिसीट और एक्सपेंडिचर जो रेलवे का था, वो अगर आप देखोगे गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इससे इसको क्या रखा जाता था, अलग रखा जाता था, नहीं सॉरी इंक्लूड होता है वैसे तो। जो एक्सपेंडिचर है इसका वो भी इंक्लूड होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन जब से रेलवे का जो बजट है वो जनरल बजट के साथ मर्ज हुआ, तो डिमांड जो ग्रांट की है या स्टेटमेंट ऑफ बजट की है, वो भी अब जनरल बजट का पार्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है, आपने सिंपल याद रखना है कि रेलवे बजट मर्ज हो गया, तो मर्ज लिखेंगे किसमें, जनरल बजट में, इनटू जनरल बजट। लेकिन कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम 2017-18, जो 17-18 वाला बजट पेश हुआ था, उस पर रेलवे का बजट और आपका जनरल बजट ये एक हो गया था। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन वाइज आपको पढ़ाते हैं। क्वेश्चन वाइज ये आता है कि आपका जो प्रिपरेशन है, फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन कहो या फॉर्मुलेशन कहो, फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन हो गया या फॉर्मुलेशन हो गया, और एलोकेशन हो गया। ठीक है, या सबमिशन कहो, सबमिशन कहेंगे क्योंकि पहले तो बजट पेश करने वाली बात है। सबमिशन टू पार्लियामेंट, सबमिशन टू पार्लियामेंट, ये आपके 112 से लेके 116 तक पूरा का पूरा जिक्र है। बनेगा कैसे, फॉर्मुलेट कैसे होएगा, संसद में पारित या सबमिट कैसे होगा, 112 आर्टिकल से लेके और आपका 116 आर्टिकल तक इस चीज का डिस्कशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हुआ बजट की बात। अब बजट आता किसके अंदर है, यहाँ पे आंसर लिख दिया हमने, मिनिस्ट्री जो है बजट, तो बेसिक सी बात है, इसकी मिनिस्ट्री आपको पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी। कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, MOF, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिवीजन होती है, उसको बोलते हैं बजट डिवीजन। ठीक है, जो ये बजट बनाने वाला काम करती है डिवीजन, उसको बजट डिवीजन बोलते हैं। अब बजट में होता क्या क्या या होना क्या क्या चाहिए, तो यहां पे लिख देते हैं कंटेन्ड इन बजट। बजट के अंदर क्या होता है वो आप समझो। तो एक तो एस्टिमेट्स होते हैं इसके अंदर, एस्टिमेट्स ऑफ ऑल रेवेन्यूज, जितने भी रेवेन्यूज आने हैं बनने हैं वो। एक इसके अंदर एस्टिमेट होता है एक्सपेंडिचर्स का, कि भाई खर्चा हम कहां कहां पे करेंगे। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा और टोटल एक्सपेंडिचर हम किस किस चीज पे करेंगे, किस किस स्कीम पे करेंगे। इसके अंदर आ जाती हैं स्कीम्स, प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। ठीक है, तीसरा क्या होता है, एक इसमें एस्टीमेट होता है ऑफ ब्याज का और कर्जे का, इंटरेस्ट्स एंड डेट्स। ठीक है, एक इसका होता है। इसी के अंदर आता है आपका रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन इसी के अंदर आता है। और एनी अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। कुछ और भी अगर चाहे मिनिस्ट्री प्रोवाइड करना
तो उसको वो प्रेस्क्राइब कर सकती है। क्लियर हो गया आपको ये? चलो, अब इसके अंदर बताने वाली जो चीज है वो ये है कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट टू पार्लियामेंट, हमने लास्ट में लिखा था प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, हाँ यहाँ पे प्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, तो यहीं पे आप लिख सकते हो ये कौन से रूल में कंटेंट है। ये है आपका रूल नंबर 43 एंड 44 ऑफ GFR 2017। ठीक है, फिर भी अलग से इस लाइन को हम लिख देते हैं एक बार, जब रूल्स की बात आएगी समझाने की। तो रूल आपका 43 और 44, ये 43 है बच्चों, ठीक है 43, चलो इसको कट करके लिख देते हैं 43 एंड 44। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट टू पार्लियामेंट। ठीक है, एक तो ये होता है प्रेजेंटेशन टू बजट टू पार्लियामेंट, दूसरा होता है आपका रिसीट एस्टिमेट्स, जो आता है आपका रूल्स 45 के अंदर। इसमें क्या आता है आपका? रिसीट एस्टिमेट्स। अच्छा, ये रिसीट एस्टिमेट क्या होते हैं? रिसीट एस्टिमेट एस्टिमेटिंग अथॉरिटी बनाती है अलग से। रिसीट एस्टिमेट्स कौन बनाती है? एस्टिमेटिंग अथॉरिटी अलग से बनाती है, अलग इसका हेड होता है। ठीक है, तो जितने भी अकाउंटिंग हेड होते हैं इसके अंदर, वो बजट डिवीजन से कंसर्न करके ही बनाए जाते हैं, ये भी आपने याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगर आप टॉपिक देखोगे तो नेक्स्ट आ जाती है जब डिमांड की जाती है ग्रांट्स की, डिमांड्स फॉर ग्रांट। और डिमांड्स फॉर ग्रांट है जो, ये GFR के रूल नंबर किस में आता है? ये आता है GFR रूल 51 के अंदर। GFR के रूल 51 में किसका डिस्कशन होता है? डिमांड्स फॉर ग्रांट का। डिमांड्स फॉर ग्रांट का क्या मतलब है कि जितना भी एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट है लोकसभा के अंदर, जो भी, वो डिमांड ऑफ ग्रांट में ही बनाया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और जो डिमांड है ये जो प्रेजेंट की जाती है किसी मिनिस्ट्री या किसी डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में, डिमांड को प्रेस्क्राइब किया जाता है। जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आप देखोगे, जैसे एम्स है, PGMER है, आपके और हैं ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, निटर हैं, IITs हैं। इन सब की क्या है? इन सब की जो डिमांड है उसको प्रस्तुत किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। अब पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत करने के बाद, या जो एस्टीमेट कमेटी है वो डिसाइड करती है कि टोटल बजट है वो कितना रहेगा, जिसमें से इनको भी दिया जाएगा। ग्रांट ही बोलते हैं उसी को, इसीलिए ये डिमांड फॉर ग्रांट है। उसको आप हर एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की तरफ से प्रस्तुत करते हो अपना लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके लोन्स हैं, एडवांसेज हैं, वो सब डिस्कशन इसी के अंदर होता है। जो डिमांड है ग्रांट की वो पार्लियामेंट को दी जाती है 2 लेवल्स पर। मेन डिमांड तो प्रिपेयर की जाती है जो पार्लियामेंट को दी जाती है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, मेन डिमांड। और उसके साथ में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देते हो। अभी आपको समझा देते हैं ये मेन डिमांड। मेन डिमांड किसकी डिमांड? ग्रांट्स की। मेन डिमांड ऑफ ग्रांट्स बाय, ये तो होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही क्या करेगी? वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देगी। लेकिन जो डिटेल्ड डिमांड है, डिटेल्ड, आप इसको समझना, ये 2 अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको नोट करना है आप लोगों ने। और जो डिटेल्ड डिमांड होगी, यहां पे लिख देते हैं डिटेल्ड डिमांड। डिमांड का बताया ना आपको रूल नंबर कौन सा है, ये डिमांड यहां पे फिर लिख देते हैं हम, रूल नंबर 51 के अंदर आता है।
जीएफआर की डिमांड्स ऑफ ग्रांट। तो जो डिटेल्ड डिमांड है, डिटेल्ड डिमांड को कौन कंसीडर करता है? डिटेल्ड डिमांड जो ग्रांट्स की है वो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जिसको DRSC यहां पे लिख देते हैं हम कि डिटेल्ड डिमांड बाय DRSC। अब DRSC की फुल फॉर्म देख लो आप। DRSC होती है आपकी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। जैसे SFC होती है। SFC क्या होती है? स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये फाइनेंस नहीं आएगा, स्टैंडिंग कमेटी आएगा। तो ऐसे ये कमेटीज होती हैं। अब इस कमेटी का क्या काम है? इस कमेटी का काम है कि डिटेल्ड डिमांड देना। मेन डिमांड तो दे देगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, कौन सी डिवीजन? बजट डिवीजन। लेकिन डिटेल्ड डिमांड कौन देगा? डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। अब ये कमेटी किसकी होती है? DRSC। ये होती है ऑफ पार्लियामेंट, ये संसद की कमेटी होती है एक, जो डिटेल्ड डिमांड देती है। लोकसभा की टेबल पे रखी जाती है ये, ठीक है, अप्रूव करवाई जाती है टाइम टू टाइम। तो पता लग गया आपको? चलो चलो, दो चार क्वेश्चन हैं जो इसके अंदर भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है इसका, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे मॉक्स में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इससे भी ज्यादा यहाँ पे सारे के सारे हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो पहला क्वेश्चन यही आता है, GFR 2017 लागू हुई, कब से लागू हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे आप? 1। इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको बताया था, विमेंस डे के हिसाब से 8 मार्च 2017, ठीक है। तो 8 मार्च 2017 से ये एप्लीकेबल हैं आपके। एक आपसे कैपेक्स का पूछा जाएगा पेपर में, कैपेक्स क्या होता है? तो कैपेक्स का भी हमने आपको बताया हुआ है। क्या होता है कैपेक्स? कैपेक्स होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक ओपेक्स होता है, हमने ओपेक्स भी पूछा था आपसे। तो ओपेक्स क्या होता है? ओपेक्स भी एक मॉडल है जिसको लिखेंगे हम मेंटेन्ड बाय सेलर। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये मेंटेन्ड बाय, ये शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, इसको मेंटेन्ड बाय बायर्स करते हैं। जो खरीदने वाले होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को मेंटेन करते हैं, जो बेचने वाले होते हैं वो ओपेक्स को करते हैं, ठीक है। अब ओपेक्स की फुल फॉर्म आपने अभी तक बताई नहीं है, ना किसी बच्चे ने क्वेश्चन में पूछा है। तो ये आज के क्लास का भी होमवर्क रहता है कि आप इस चीज की फुल फॉर्म बताओ कि ओपेक्स क्या होता है, ठीक है। जैसे कैपेक्स का हमने बताया ऐसे ही ओपेक्स होता है। चल एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपका आता है कि एक्सपेंडिचर अदर देन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, बट ये अदर देन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, तो सीधी सी बात है नॉन रिकरिंग हो जाएंगे। नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं? जो बार बार अकर नहीं होते, उन्हें नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर बोला जाता है, ठीक है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर उनको बोला जाता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस निकलते जाएंगे। बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको उतना ही कराएंगे हम जो ज्यादा आपके काम का है, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर उतना ही कराएंगे जो सबसे ज्यादा काम का है। अब सबसे ज्यादा से भी ज्यादा जो काम का है वो है आपका गुड्स के बारे में। जब GFR हम पढ़ते हैं तो हम गुड्स के पर्पज से पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट्स के अंदर। तो गुड्स क्या होती हैं? चीजें होती हैं, ठीक है। और जिसका डिस्कशन किसके अंदर है? GFR के। तो ये मिलेगा आपको GFR के रूल नंबर 143 के अंदर। पेपर में रिपीटेडली पूछा गया है, तो इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका।
कि गुड्स की डेफिनेशन किसके अंदर है, गुड्स के बारे में किस में बताया गया है, 143 में। अब पढ़ ले 143, अब 143 पढ़ लेते हैं। तो गुड्स का मतलब देखो क्या है, ऑल आर्टिकल्स, ऑल आर्टिकल्स, मटेरियल्स, ठीक है। अब लाइन वाइज आपको लिखाते हैं, याद रहेगा थोड़ा सा। अब पेपर में यही पूछा जाता है कौन सी चीज गुड्स नहीं है, कॉमोडिटी, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक जो बोलते हैं पशुधन को बोलते हैं, पशुओं के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है उसको। फर्नीचर आपको पता है क्या होता है, फिक्सचर्स, किसी चीज को फिक्स करने के लिए, मशीन फिक्स करने के लिए कुछ चीज लगाई जाती है उसको फिक्सचर बोलते हैं, टूल को गाइड करने के लिए। रॉ मटेरियल, जो भी आपका कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है, कोई भी स्पेयर पार्ट्स हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ये सारी चीजें गुड्स हैं। इंस्ट्रूमेंट के अलावा कोई भी मशीनरी हो सकती है, मशीनरी के अलावा कोई भी प्लांट हो सकता है। कौन सा प्लांट, इंडस्ट्रियल प्लांट, जिनको कंपनीज बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट हो गया। कोई व्हीकल हो गया आपका, ठीक है। व्हीकल के अलावा कोई एयरक्राफ्ट हो गया। अब देखना क्या क्या चीजें हैं जो गुड्स के अंदर आ सकती हैं। कोई शिप हो गया, मेडिसिन भी होती हैं गुड्स के अंदर ही, असेंबलीज होती हैं, कोई पार्ट जुड़ा हुआ पार्ट अगर आ जाता है, असेंबलीज, सब असेंबलीज भी होती हैं, ठीक है। और आईटी की चीजें, आईटी की कौन कौन सी चीजें, अब आप देखोगे सॉफ्टवेयर हो गया, ये भी गुड्स के अंदर आता है। टेक्नोलॉजी, अगर कोई आप परचेज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हो, वो भी आपका गुड्स के अंदर आता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये गुड्स के बारे में पढ़ लेना, पेपर में जरूर आता है। कोई लाइसेंस आप परचेज करते हो, लाइसेंस, कोई पेटेंट होता है वो भी गुड्स के अंदर आता है। आईपी फुल फॉर्म पता है आपको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये स्पेलिंग एक बार चेक करना, शायद गलत होगी, इंटेलेक्चुअल ई आएगा यहां पे, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये तो वो सारी चीजें हैं जो गुड्स के अंदर आती हैं। दोबारा पढ़ना आप इस वीडियो को वापस जाके, चाहिए आप, हम आपको पढ़ा ही देते हैं, पढ़ लो एक बार। ऑल कमोडिटीज, ऑल आर्टिकल्स, मटेरियल्स, लाइव स्टॉक, फर्नीचर, फिक्सचर, एयरक्राफ्ट, शिप, मेडिसिन, असेंबली, सब असेंबली, रॉ मटेरियल, स्पेयर, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी, इंडस्ट्रियल प्लांट, व्हीकल्स, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लाइसेंसेस, पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सारी चीजें आई। अब ध्यान रखने वाली ये चीजें हैं जो नॉट गुड, जो गुड्स नहीं है, ये भी पेपर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब जिनको गुड्स कह ही नहीं सकते, एक तो बुक्स गुड्स के अंदर नहीं आती, पब्लिकेशंस कोई करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, रिसर्च स्कॉलर करते हैं पब्लिकेशन, या बुक सेलर करते हैं, या जो आपकी मैगजीन्स आती हैं, पीरियोडिकल्स आते हैं, ठीक है। मतलब आप देखना चाह रहे होंगे कि लाइब्रेरी का जो मटेरियल है वो एक्सक्लूडेड है, लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी आइटम्स, पढ़ने वाली चीजें ये सारी की सारी। तो ये चीजें गुड्स में एक्सक्लूडेड है, याद रखना आप इस चीज को। गुड्स के मतलब अगर आप कोई आप वाटर प्यूरिफायर भी अगर लेके आते हो, उसको इंस्टॉल भी कर रहे हो, तो वो भी गुड्स है। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि गुड्स में वर्क और सर्विसेज भी आती हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, ये आईपी के बाद वर्क एंड सर्विसेज, ठीक है। वर्क एंड सर्विसेज में आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, ट्रेनिंग है, मेंटेनेंस है। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, ये सारी चीजें गुड्स के अंदर आती हैं। लेकिन जो नहीं आती वो ज्यादा जरूरी है, बुक्स, पब्लिकेशंस और पीरियोडिकल्स। तो पेपर में ये सवाल जरूर बनेगा, अगर आपसे पूछा जाएगा गुड्स नहीं है कौन सी चीजें, तो कौन सी नहीं है, बुक्स नहीं है, पब्लिकेशन नहीं है और पीरियोडिकल्स नहीं, ठीक है। बस आपने यही चीज याद रखनी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है इसके अंदर, ठीक है। चल, अब इन गुड्स को परचेज करने के ना कुछ फंडामेंटल प्रोसीजर्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बाइंग।
कौन सी जो पब्लिक वाली चीजें हैं, बाइंग को प्रिक्योरमेंट बोलते हैं, ठीक है, प्रिक्योर कह लो, प्रिक्योरमेंट कह लो। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। जब आपको पता है गुड्स 143 में है तो ये ऑब्वियसली 144 में है। पहले गुड्स बताएंगे आपको, फिर उनका प्रोसीजर्स बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके अंदर आपकी आ जाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में आपने यही चीज ध्यान रखनी है कि गुड्स है क्या, गुड्स के अंदर क्या नहीं है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर बनता है। बाकी जीएफआर के बहुत सारे रूल्स हैं, उसमें से हम वो रूल्स कराएंगे जो आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहते हैं। सारे के सारे रूल्स आपने नहीं पढ़ने हैं, सारे के सारे रूल्स आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि एक महीने के अंदर आप जीएफआर भी खत्म नहीं कर पाओगे। जीएफआर के अलावा सीसीएस रूल्स और ये सारा सारा टॉपिक है, फंडामेंटल रूल, सप्लीमेंट्री रूल, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको कंप्लीट करना। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि आपको जो जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से वो सारे जीएफआर के हम क्वेश्चंस कराएंगे। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? इंपॉर्टेंट मैसेज सारे बच्चों के लिए यही है जो अभी तक उनको ये चीज समझ नहीं आ रही। जो इंपॉर्टेंट मैसेज है, इंपॉर्टेंट मैसेज यही है, जो पुरानी प्लेलिस्ट है हमारी, प्लेलिस्ट, कौन सी प्लेलिस्ट? एक तो एम्स सीआरई 2024 वाली, एम्स सीआरई 2024 वाली पूरी की पूरी 70 से 75 जो वीडियोस हैं वो सारी काम की हैं। ये मत समझो आप पुरानी है वो काम नहीं आएंगी, वो आप रिवाइज करना शुरू करो, ठीक है, तभी सिलेबस पूरा होगा। नए बैच के हिसाब से भी सिलेबस आपका शायद पूरा नहीं होगा, इसलिए पुरानी वो देखनी जरूरी है। एक आप देखोगे सीसीएस रूल्स के नाम से प्लेलिस्ट है, सीसीएस रूल्स ऑब्लिक ऑफिस प्रोसीजर्स, जिसमें आपको नेटर के टाइम पे हमने जो क्लासें कराई थी, नेटर चंडीगढ़ के टाइम पे, वो बड़ी हेल्पफुल है। तो वो क्लासें देखनी आप आज से शुरू कर दो। बाकी नई क्लासें हैं वो कंटिन्यूसली देखते रहो। चैनल को अगर ज्वाइन करना है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, manatofficial14@gmail.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हो। सब्सक्राइब कर ले मोर इन्फॉर्मेशन और क्लासेस के लिए। क्लासेस आपको केवल यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगी। अब कुछ बच्चों के सवाल ये आते हैं कि चैनल को ज्वाइन कैसे करना है, जो टेलीग्राम चैनल है प्लस मेंबरशिप के लिए, तो उसके लिए सेपरेटली एक छोटी सी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी भी बच्चे ने ज्वाइन करना हो, क्या है क्या नहीं है उसके अंदर सब चीज आपको पता लग जाएगी। तो क्लासें अभी तक हमारी 17 क्लासें हो चुकी हैं, ये 18th क्लास थी। तो 18th क्लास लगभग आपने देखी 28 मिनट्स के अंदर हमने बेसिक जो आपका जरूरी था वो इंपॉर्टेंट कराया। और भी क्लासें होंगी, बहुत जल्दी हम आपका जीएफआर खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।